हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो? आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ राजस्थान जी के भाई मौसम सर में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के इतने बढ़ते रेस्पॉन्स और प्यार प्रेम की वजह से मैं लगातार वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। दोस्तों, कमेंट्स में या मुझे पर्सनली काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आप एक तो डेस्क्रिप्टिव क्लास कुछ टॉपिक्स की और लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के साथ साथ। तो निश्चित रूप से देखो, ऑब्जेक्टिव क्लास पढ़ाने का जो मेरा मकसद है वो आपको नॉलेज देना नहीं है, वो आपकी ऑलरेडी जो आप लोगों ने पढ़ रखा है उसको रियलाइज कराने का मकसद है कि आप उस टॉपिक में हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे छूट रही हो या कुछ चीज़ों के बारे में आप नहीं जान रहे हो। वो मेरा ऑब्जेक्टिव पढ़ाने का मकसद है। दूसरी बात, डेस्क्रिप्टिव के लिए जहाँ तक बात की जाए, मैं कुछ चैप्टर्स आप लोगों के लिए समय समय पर डेस्क्रिप्टिव लेके आऊँगा। इसी संदर्भ में आज मैं पहला चैप्टर आपको डेस्क्रिप्टिव चैप्टर लेके आया हूँ, वो है राजस्थान की जलवायु। देखो, जलवायु जो शब्द है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जलवायु शब्द को समझने से पहले एक और शब्द में बात करता हूँ आपसे, वो शब्द है मौसम। देखो दोस्तों, हम आम बोलचाल में कह देते हैं कि आज सुबह से लगातार मौसम खराब है। हम ये भी कह देते हैं कि 2 घंटे से लगातार मौसम खराब चल रहा है। हम ये भी बोल देते हैं कि पिछले 2 दिन से लगातार मौसम खराब है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि पिछले 15 दिन से लगातार मौसम या पिछले 1 महीने से लगातार मौसम खराब चल रहा है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि किसी भी स्थान विशेष के वायुमंडल की कम अवधि के लिए औसत दशाएं, वापस ध्यान दीजिएगा, किसी भी स्थान विशेष के वायुमंडल की कम अवधि के लिए औसत दशाएं क्या कहलाती हैं? मौसम कहलाती हैं। और अधिक अवधि के लिए उस स्थान विशेष के वायुमंडल की औसत दशाएं क्या कहलाती हैं? जलवायु कहलाती हैं। या मौसम की औसत दशाएं क्या कहलाती हैं? जलवायु कहलाती हैं। देखो, तो 2 चीजें निकल के आई। अधिक अवधि के लिए वायुमंडल की औसत दशाएं जलवायु कहलाती है, और कम अवधि के लिए वायुमंडल की औसत दशाएं क्या कहलाती हैं? मौसम कहलाती हैं। ये तो हुई जलवायु की बात। देखो, एक शब्द और साथ में मैं काम में लेता हूं यहां, मानसून। देखो, मानसून शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया वो अरब यात्री थे अल मसूदी। अरब यात्री अल मसूदी ने सबसे पहले मानसून शब्द का प्रयोग किया। मानसून शब्द जो है, इसकी उत्पत्ति जो है अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया। अरबी भाषा के मौसम शब्द से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई, और इस मानसून शब्द का सबसे पहले प्रयोग अरब यात्री अल मसूदी के द्वारा किया गया। किसके लिए किया गया? ऐसी पवनों के लिए किया गया जो एक निश्चित समय पश्चात अपनी विपरीत दिशा में क्या करती हो? वापस लौटती हो। तो वे पवने या ऐसी पवने जो एक निश्चित समय पश्चात अपनी विपरीत दिशा में वापस लौटती हो, उन पवनों के लिए अल मसूदी द्वारा मानसून शब्द का प्रयोग किया गया। दोस्तों, जहां तक जलवायु का संदर्भ देखें, जलवायु में सबसे पहले मैं बात करता हूं, आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की जलवायु है, कि राजस्थान की जलवायु कैसी है। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है और काफी कंफ्यूजन भी यहाँ रहता है। यहाँ पहला ऑप्शन मिलता है आपको उष्ण जलवायु, दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको शीत जलवायु, तीसरा ऑप्शन मिलता है शीतोष्ण जलवायु, और चौथा ऑप्शन मिलता है उपोष्ण जलवायु। दोस्तों, हम देखते हैं राजस्थान की जलवायु कैसी है। इन 4 ऑप्शंस के संदर्भ में मैं आपसे एक एक करके डिस्कशन करता हूं। पता लगाना है कि राजस्थान की जलवायु कैसी है। देखो, ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर हम जानते हैं बीचों बीच में कौन सी? भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश। उसके बाद यहां देखते हैं 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट, 23.5 या 23 डिग्री 30 मिनट एक ही बात है, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और आधा डिग्री बराबर 30 मिनट। इसको हम बोल देते हैं कौन सी रेखा? कर्क रेखा। दूसरा हम बात करते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या हम इसको बोल देते हैं 23 डिग्री 30 मिनट। इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। उसके बाद और ऊपर चलते हैं, हम एक और लाइन खींच देते हैं, इसको हमने कर दिया 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उसके बाद हम बात करते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उसके बाद सबसे लास्ट हम बात करते हैं 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब उत्तरी ध्रुव। ऐसे ही हम दक्षिणी गोलार्ध में चलते हैं 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। उसके बाद हम बात करते हैं 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। उसके बाद हम बात करते हैं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, मतलब दक्षिणी ध्रुव। देखो, हम जानते हैं कि सूर्य भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सीधा चमकता है, और सूर्य जब भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सीधा चमकता है, निश्चित रूप से यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए इस क्षेत्र की जो जलवायु है वो जलवायु कहलाती है उष्ण जलवायु। कैसी जलवायु? उष्ण जलवायु।
देखो दोस्तों, एक और बात मैं आपको एक शब्द और बताना चाहूंगा, वो शब्द है कटिबंध। पृथ्वी पर एक समान जलवायु क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कटिबंध बोलते हैं। एक समान जलवायु क्षेत्र क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है। तो ये उष्ण जलवायु क्षेत्र है सारा, इसलिए हम इसको बोल देते हैं उष्ण कटिबंध। उसके बाद हम जानते हैं कि ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए यहां वर्ष भर क्या जमा रहती है? बर्फ जमा रहती है, इसलिए ये क्षेत्र क्या कहलाता है? शीत कटिबंधीय क्षेत्र। उसके बाद दो सेक्शन और हमारे पास बचते हैं दोस्तों। अगर मैं इस 23-30 से मतलब कर्क रेखा से 35 तक की अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो इस पर इस ग्रीष्म जलवायु का ज्यादा प्रभाव होगा। तुलनात्मक रूप से चूंकि इतना टेम्परेचर नहीं होगा, थोड़ा कम होगा, इसलिए इसको हम बोल देते हैं उप उष्ण। उष्ण तो है लेकिन तुलनात्मक रूप से क्या है? कम है। ओवरऑल एक शब्द निकल के आता है उपोष्ण जलवायु कटिबंध। इस सेक्शन की बात करता हूं तो यहां शीत का बहुत ज्यादा प्रभाव होने की वजह से शीत तो है, लेकिन साथ में थोड़ा बजाय इसकी तुलना में थोड़ा यहाँ टेम्परेचर भी है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं शीत और कुछ क्या? उष्ण। ओवरऑल हम कह सकते हैं शीतोष्ण। देखो अब हम देखते हैं 0 से 23.5 डिग्री तक की जलवायु कैसी है? उष्ण है। 23.5 से 35 तक की जलवायु कैसी है? उपोष्ण है। 35 से 66.5 तक की जलवायु कैसी है? शीतोष्ण है। और 66.5 से 90 डिग्री तक की जलवायु कैसी है? शीत है। चूंकि हम जानते हैं, देखो राजस्थान का अक्षांश विस्तार जो है वो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। दोस्तों हम जानते हैं 23-3 से 30-12। चूंकि यहां हम राजस्थान के मैप की अगर मैं इस पृथ्वी पर बात करता हूं थोड़ा इस प्रकार से, राजस्थान यहां होगा। क्योंकि राजस्थान की शुरुआत जो है वो 23-3 से है, ना कि 23-30 से। ये कर्क रेखा है, ये 23 डिग्री 3 मिनट, 23-3, 23-4, 5, 23-30, और ये है 30-12। देखो ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी होगी? उष्ण होगी। उसके बाद 23.5 से ऊपर वाला ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ की जलवायु कैसी होगी? उपोष्ण होगी। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि राजस्थान का कुछ भाग, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का दक्षिणी जो हिस्सा है, यहाँ की जलवायु कैसी होगी? उष्ण होगी। उसके बाद राजस्थान का अधिकांश जो भाग है उसकी जलवायु कैसी होगी? उपोष्ण होगी। तो ओवरऑल इन चारों में से ऑप्शन अगर आपको दिया जाए, फिर कहा जाए कि राजस्थान की जलवायु मुख्यतः कैसी है? उपोष्ण है। सामान्यतः ये पूछा जाए कि राजस्थान के कौन से भूभाग में उष्ण जलवायु पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं दक्षिणी बांसवाड़ा डूंगरपुर वाले सेक्शन में, कर्क रेखा के नीचे वाला जो सेक्शन है वहां की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, और कर्क रेखा के ऊपर स्थित राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है वहां की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि राजस्थान की जलवायु या राजस्थान उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत मोस्टली आता है। दोस्तों इसी क्रम में मैं आपसे आगे बात करता हूं। देखो जलवायु के आधार पर वर्ष को मुख्यतः 3 ऋतुओं में बांटा गया है। किसके आधार पर? जलवायु के आधार पर वर्ष को मुख्यतः 3 ऋतुओं में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद बात करते हैं हम वर्षा ऋतु, और उसके बाद बात करते हैं शीत ऋतु। देखो सबसे पहली ऋतु कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु। मुख्यतः हम जानते हैं मध्य मार्च से लेकर के मध्य जून तक का जो समय है वो ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत आता है। देखो आपसे पूछा जाए कि भाई ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक सूर्य की सीधी किरणें कहां पड़ती हैं, तो हम आंसर देते हैं कि भाई सर्वाधिक सीधी किरणें कहां पड़ती हैं? बांसवाड़ा में पड़ती हैं। सर्वाधिक तिरछी किरणें कहां पड़ती हैं? तो फिर हम आंसर देते हैं कि सर्वाधिक तिरछी किरणें कहां पड़ती हैं? श्री गंगानगर जिले में पड़ती हैं। लेकिन क्यों इन्हीं जिलों में सर्वाधिक सीधी और सर्वाधिक तिरछी क्यों पड़ती हैं, ये समझते हैं दोस्तों। देखो यहां मैं बात करता हूं, ये इंडिया का मैप है, यहां मैं बात करता हूं ये राजस्थान है। हम जानते हैं यहां श्री गंगानगर है, और यहां बांसवाड़ा है, यहां धौलपुर है, और यहां जैसलमेर। दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि राजस्थान में यहां से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। और हम ये भी जानते हैं यहां कौन सी रेखा है? ये 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा है। और हम ये जानते हैं कि सूर्य भूमध्य रेखा पर वर्ष भर क्या चमकता है? सीधा चमकता है। इसलिए भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि क्या होती है? समान होती है। अब यहां से हम जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे
वैसे वैसे सूर्य की किरणें तिरछी होंगी। तिरछी होने की वजह, जैसे हम यहाँ से उत्तरी गोलार्ध में चलेंगे, उत्तरी गोलार्ध में पहले जब राजस्थान की बात करेंगे तो कौन सा जिला आएगा? बांसवाड़ा जिला आएगा। इसलिए सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ होंगी? बांसवाड़ा में होंगी। और ऊपर चलेंगे तो तिरछी किरणों की जहां तक बात आएगी वो श्री गंगानगर। तो सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा जिले में होंगी और सर्वाधिक तिरछी किरणें श्री गंगानगर में। आगे हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु के दौरान सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन सा है? तो ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान वाला जो जिला है वो चूरू हम पढ़ते हैं। कौन सा जिला? चूरू। देखो, जब सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा में पड़ रही है तो सर्वाधिक तापमान वाला जिला चूरू क्यों है? क्या होना चाहिए था? बांसवाड़ा ही होना चाहिए था ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान वाला, क्योंकि सर्वाधिक सीधी किरणें जब बांसवाड़ा में पड़ रही है तो सर्वाधिक तापमान वाला भी जिला बांसवाड़ा ही होना चाहिए था। लेकिन यहां सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन सा है? चूरू है। देखो, चूरू क्यों है? दोनों की हम तुलना करते हैं। बांसवाड़ा जो जिला है यहाँ वनस्पति बहुत ज्यादा है, पानी की पर्याप्तता है, धरातल पर सूर्य का प्रकाश प्रॉपर रूप में पहुंच ही नहीं पाता, बजाय किसकी? चूरू के। यहाँ धरातल जो है वो रेतीला है, इसके अलावा वनस्पति का अभाव है, रेतीली मिट्टी दिन के समय में बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन सा है? चूरू है। सर्वाधिक तापमान वाला अगर स्थान की बात की जाए तो ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान वाला स्थान कौन सा है? फलोदी है। फलोदी, जोधपुर। आपसे पूछा जाए कि ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान किस माह में होता है? ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान वाला माह कौन सा है? जून माह है। आपसे पूछा जाए कि भाई जून में ही सबसे ज्यादा टेम्परेचर क्यों होता है, मई में क्यों नहीं होता? तो हम जानते हैं जून माह में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री है, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। जून माह में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में क्या चमकता है? सीधा चमकता है। तो केवल राजस्थान ही नहीं, इंडिया ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तरी गोलार्ध में जून माह में टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है। उसके बाद मैं आपसे बात करूं ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापांतर। देखो, तापांतर का जहां तक सवाल है, किसी भी दिन विशेष का मैक्सिमम और उस दिन विशेष का मिनिमम टेम्परेचर का जो अंतर है वो क्या कहलाएगा? तापांतर कहलाएगा। मान लीजिएगा चूरू जिले का दिन में टेम्परेचर 50 हो जाता है और रात्रि के समय टेम्परेचर 28 हो जाता है, तो तापांतर निकल के आएगा 22। देखो, तापांतर भी दो होते हैं, एक तो वार्षिक तापांतर और दूसरा दैनिक तापांतर। देखो, जहां तक वार्षिक तापांतर की बात की जाए तो हम 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक प्रत्येक दिन का हम इस प्रकार से एक एक करके निकाल लें और पूरे को कंप्लीट को टोटल जोड़ करके उसमें 365 का भाग लगा दें तो वो उस जिले का वार्षिक तापांतर निकल के आएगा। तो आपसे पूछा जाए कि भाई राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, तो भी फिर आंसर कौन निकल के आएगा? चूरू ही निकल के आएगा। क्यों निकल के आएगा? क्योंकि दिन के समय में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है और रात के समय में रेतीली मिट्टी होने के कारण बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, तो दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। ओवरऑल पूरे वर्ष भर यह प्रक्रिया चलती रहती है। इस संदर्भ में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? चूरू है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर की जहां तक मैं बात करता हूं, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है, क्योंकि चूरू और जैसलमेर की कंडीशंस में कोई विशेष अंतर नहीं होता। मैं ये भी नहीं कहना चाहूंगा कि भाई जैसलमेर जिले में चूरू से कहीं ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होती है जैसलमेर जिले में दिन के समय में टेम्परेचर हो जाता है 49 या दिन के समय में टेम्परेचर हो जाता है 50 और रात्रि के समय में टेम्परेचर हो जाता है 25। तो डिफरेंस निकल के आता है 25। तो देखो, इस प्रकार से हम चूरू और जैसलमेर की तुलना करते हैं तो किसी दिन विशेष में, ग्रीष्म ऋतु में किसी दिन विशेष में कई बार जैसलमेर में ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि सर्वाधिक तापांतर निकल के आता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जो जिला है वो चूरू है और सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है। अगर सर्वाधिक वार्षिक और दैनिक तापांतर में न्यूनतम कंडीशन को देखा जाए या हम ये कहें कि न्यूनतम दैनिक और वार्षिक तापांतर वाला जिला राजस्थान में कौन सा है, तो यहाँ बांसवाड़ा के पास में एक जिला पड़ता है डूंगरपुर। डूंगरपुर जो जिला है उसमें मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशंस बहुत ज्यादा पैदा नहीं होती। दिन के समय में मान लो 45 हुआ तो रात्रि के समय में 30 हुआ। ओवरऑल कितना निकल के आया?
15 निकल के आया। तो मैक्सिमम और मिनिमम की ज़्यादा कंडीशंस पैदा डूंगरपुर जिले में नहीं होती। डूंगरपुर के बाद अगर बात की जाए तो झालावाड़ जिला भी एक ऐसा जिला है जहां मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन पैदा नहीं होती। डूंगरपुर के बाद झालावाड़ में भी न्यूनतम दैनिक तापांतर या वार्षिक तापांतर की हम बात करते हैं। दोस्तों, इस ग्रीष्म ऋतु में ही मैं आपसे आगे बात करूंगा। अभी हमने पढ़ा है कि ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान वाला जो जिला है वो चूरू है, और सर्वाधिक तापमान वाला जो माह है वो क्या है, वो जून है। लेकिन यहां मैं एक और शब्द काम में ले रहा हूं, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक शुष्कता वाला जिला और ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक शुष्कता वाला माह कौन सा है। देखो, यहां मैं बता देना चाहूंगा, जनरली शुष्कता का जो संबंध है वो नमी से है, आर्द्रता से है। शुष्कता जो है वो आर्द्रता के या नमी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, उल्टा होती है। जैसे किसी क्षेत्र में अगर शुष्कता मैक्सिमम है, शुष्कता क्या है, मैक्सिमम है, तो उस क्षेत्र विशेष की आर्द्रता क्या होगी, मिनिमम होगी। वहां नमी क्या होगी, मिनिमम होगी। जैसे हम देखते हैं, देखो चूरू जो जिला है, हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ का टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम है। राजस्थान में सर्वाधिक टेम्परेचर वाला जो जिला है वो चूरू है। दोस्तों, शुष्कता का टेम्परेचर से कोई विशेष संबंध नहीं है। अगर आप लोगों ने शुष्कता को टेम्परेचर से जोड़ दिया तो आप आंसर देने में आपको बड़ी कठिनाइयां होंगी। शुष्कता का संबंध टेम्परेचर से बहुत ज्यादा ना होकर किससे है, नमी से है। देखो, चूरू जो जिला है बेसिकली यहाँ टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, तो टेम्परेचर के हिसाब से अगर हम देखें तो शुष्कता भी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक शुष्कता वाला जो जिला है वो चूरू ना होकर क्या है, जैसलमेर है। अगर शुष्कता को टेम्परेचर से जोड़ते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, चूरू आना चाहिए। लेकिन शुष्कता को हम टेम्परेचर से ना जोड़कर किससे जोड़ते हैं, नमी से, आर्द्रता से जोड़ते हैं, तो आंसर यहाँ क्या आता है, जैसलमेर आता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जो जिला है वो जैसलमेर है। क्यों है, क्योंकि वहां तुलनात्मक रूप से वायुमंडल में क्या है, नमी है, बहुत ज्यादा नमी होने की क्योंकि यहाँ तुलनात्मक रूप से वायुमंडल में बहुत ज्यादा नमी नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जो जिला है वो कौन सा है, जैसलमेर है। 5 से 10 सेंटीमीटर या 10 से 15 सेंटीमीटर वर्षा मैक्सिमम यहाँ होती है। जब वर्षा ही नहीं होती, बहुत ज्यादा जल की स्रोत ही नहीं है, तो वायुमंडल में नमी कहाँ से आएगी। बजाय जैसलमेर में जो है बजाय चूरू जो है, चूरू में तुलनात्मक रूप से जैसलमेर की वर्षा भी होती है। इसके अलावा यहाँ विभिन्न जल के स्रोत वगैरह भी पर्याप्त मात्रा में है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ हम देखते हैं तो न्यूनतम जो सर्वाधिक शुष्कता वाला जो जिला है वो कौन सा है, जैसलमेर है। देखो, अगर शुष्कता को हम टेम्परेचर से जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से प्रॉपर वे में हमारा आंसर यहाँ नहीं निकल के आएगा, क्योंकि शुष्कता को अगर टेम्परेचर से जोड़ेंगे तो आंसर चूरू आना चाहिए। हमें देखना है शुष्कता जो होती है वो आर्द्रता की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब शुष्कता ज्यादा होगी तो आर्द्रता क्या होगी, बहुत कम होगी, और जब यह आर्द्रता बहुत ज्यादा कम होगी तो शुष्कता क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ऐसी परिस्थिति में हम जानते हैं जैसलमेर जिला जो है यहाँ बहुत ज्यादा वर्षा नहीं होती तो यहाँ के वायुमंडल में बहुत ज्यादा नमी नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में सर्वाधिक शुष्कता वाला जो जिला है वो कौन सा है, जैसलमेर है। दूसरी ओर देखो, अगर मैंने अभी कहा कि अगर हम शुष्कता को टेम्परेचर से जोड़ेंगे तो फिर सबसे ज्यादा शुष्क माह कौन होना चाहिए, जून होना चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा शुष्क माह कौन सा है, अप्रैल है। अप्रैल क्यों है, देखिए हम 3 महीनों की बेसिकली तुलना करते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूं जून, उसके बाद हम देखते हैं मई, अप्रैल। देखो, हम जानते हैं राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है मावठ। जनवरी फरवरी मार्च तक मावठ का प्रभाव रहता है, वायुमंडल में नमी रहती है। जब वायुमंडल में नमी होगी या वायुमंडल में जब आर्द्रता होगी तो शुष्कता क्या होगी, कम होगी। उसके बाद हम जून में देखते हैं, हम कहते हैं कि मध्य जून में राजस्थान में मानसून का आगमन हो जाता है। और मानसून का आगमन जब हो जाता है तो यहाँ वर्षा के आगमन की वजह से या वर्षा होने की वजह से वायुमंडल में क्या आ जाती है, आर्द्रता आ जाती है, वायुमंडल में नमी आ जाती है,
और वायुमंडल में आर्द्रता नमी आने की वजह से, हालांकि टेम्परेचर यहाँ सबसे ज्यादा है लेकिन वायुमंडल में साथ के साथ क्या आ गई, नमी आई। ऐसी परिस्थिति में जून माह तुलनात्मक रूप से इतना शुष्क नहीं होगा, क्योंकि वर्षा की वजह से ये क्या हो जाता है, वायुमंडल में आर्द्रता आ जाती है। मई की जहां तक बात करते हैं, टेम्परेचर जून से कम होता है, लेकिन जून की तुलना में वायुमंडल में नमी क्या होती है, इतनी नहीं होती जितनी जून में होती है, क्योंकि जून में वर्षा का आगमन या मानसून का आगमन हो जाता है। लेकिन मई में भी एक वर्षा हम पढ़ते हैं, दोंगड़ा। राजस्थान में मानसून के आगमन से पूर्व होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहते हैं, दोंगड़ा कहते हैं, जो मुख्यतः कहाँ होती है, मई माह में होती है। अप्रैल की जहां तक बात की जाए, जनवरी से लेकर मार्च तक प्रभाव देखते हैं हम मावठ का, मई में प्रभाव देखते हैं दोंगड़ा का, और जून में प्रभाव देखते हैं मानसून का। ओवरऑल हम कह सकते हैं जनवरी से मार्च तक नमी पाई जाती है मावठ की वजह से, मई में नमी होती है दोंगड़ा की वजह से, और जून में नमी होती है किसकी वजह से, मानसून के आगमन की वजह से। अप्रैल एक ऐसा माह है, अप्रैल माह में टेम्परेचर जो है वो जून से ज्यादा नहीं होता, हो सकता है टेम्परेचर 50 के बजाय 48 हो, लेकिन अप्रैल माह में वायुमंडल में नमी बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए राजस्थान में सबसे शुष्क जो माह है वो कौन सा है, अप्रैल है। एकदम गर्म हवाएं आपको जो फील होंगी कौन से माह में होंगी, अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट में फील होंगी। जून माह में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हमें जो गर्मी लगती है वो नमी की वजह से उमस वाली गर्मी लगती है। तो इस प्रकार से हम ओवरऑल कह सकते हैं कि राजस्थान में सबसे सर्वाधिक शुष्कता वाला जो जिला है वो कौन सा है, जैसलमेर है। और सबसे शुष्क माह की बात की जाए वो कौन सा है, अप्रैल है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि शुष्कता का संबंध टेम्परेचर के संदर्भ में अगर आप देखेंगे पूरा आंसर नहीं दे पाएंगे। शुष्कता का संबंध आर्द्रता से है, शुष्कता व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, आर्द्रता के। इसी क्रम में दोस्तों आगे मैं ग्रीष्म ऋतु में बात करता हूं। हम जानते हैं ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक जो आंधियां हैं, सर्वाधिक आंधियां श्री गंगानगर जिले में 29 डेज, और न्यूनतम जो आंधियां हैं, न्यूनतम आंधियों की बात की जाए तो कहां आती हैं, झालावाड़ जिले में लगभग 3 डेज। दोस्तों हम देखते हैं, देखो टेम्परेचर की जहां तक बात की जाए ग्रीष्म ऋतु में, देखो टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रेशर के। अगर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा तो प्रेशर क्या होगा, मिनिमम होगा। दूसरा, टेम्परेचर अगर मिनिमम होगा तो प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। आप लोगों ने ग्रीष्म ऋतु में गांव में देखा होगा, जनरली एक शब्द सुना होगा, शब्द है भभूलिया। कौन सा शब्द, देखो भभूलिया क्यों उत्पन्न होते हैं, भभूलिया है क्या, ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न लघु चक्रवात। किसी भी स्थान विशेष का टेम्परेचर जब अचानक ज्यादा हो जाता है, प्रेशर क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। इसलिए इस मिनिमम प्रेशर वाले क्षेत्र में मैक्सिमम प्रेशर वाले क्षेत्र से क्या आती हैं, पवनें आती हैं, और वो एक लघु चक्रवात का रूप धारण कर लेती हैं। उस लघु चक्रवात को आम बोलचाल की भाषा में क्या बोल देते हैं, भभूलिया बोल देते हैं। यहां मैं बात कर रहा हूं सर्वाधिक आंधियां जो है वो श्री गंगानगर जिले में क्यों आती हैं। देखो हम जानते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। और यहाँ हम बात कर रहे हैं, यहाँ कौन है, यहाँ इंडिया है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं, यहाँ कौन है, राजस्थान है। देखो हम जानते हैं कि जून माह में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ टेम्परेचर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। चूंकि जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते हैं, उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं, तो यहाँ टेम्परेचर, चूंकि यहाँ सूर्य की किरणें प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पाती है, यहाँ टेम्परेचर क्या होता है, मिनिमम। जब यहाँ टेम्परेचर मिनिमम होगा तो प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और यहाँ टेम्परेचर मैक्सिमम होगा तो प्रेशर क्या होगा, मिनिमम होगा। पवनें उच्च वायुदाब से, पवनें उच्च वायुदाब से कहाँ चलेंगी, निम्न वायुदाब, मतलब ध्रुवीय प्रदेशों से कहाँ चलेंगी, भूमध्य रेखा की ओर चलेंगे। ऐसी परिस्थिति में हमारे यहाँ राजस्थान में स्थित है कौन, चूरू। चूरू का जो टेम्परेचर है वो तुलनात्मक रूप से ध्रुवीय प्रदेशों के बहुत ज्यादा है। चूरू में टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम है, तो प्रेशर क्या होगा, मिनिमम होगा। जब पवनें ध्रुवीय प्रदेशों से चलेंगी तो यहाँ जैसे जैसे भूमध्य रेखा की ओर आएंगी, यहाँ देखते हैं, चूंकि हम जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है,
घूर्णन करती है। ऐसी परिस्थिति में इन पवनों की डायरेक्शन पर थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। बजाय ये सीधे जाने की, कुछ पवनें क्या होंगी, इस चूरू वाले मिनिमम प्रेशर वाले क्षेत्र की ओर अग्रेसिव होंगी। यहाँ चूरू के साथ साथ एक जिला हम देखते हैं श्री गंगानगर संलग्न है। ये पवनें चूरू में जाने से पहले श्री गंगानगर में आएंगी और श्री गंगानगर से होती हुई कहां पहुंचेंगी, चूरू में पहुंचेंगी। बजाय चूरू के ये ज्यादा प्रभावित करेंगी किसको, श्री गंगानगर को। जिससे मैं बात करता हूं दोस्तों, दिल्ली का टेम्परेचर जो है वो मिनिमम है, प्रेशर क्या है, मैक्सिमम है। दूसरी ओर अलवर शहर की मैं बात करूं, अलवर शहर का जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम है, प्रेशर क्या होगा, मिनिमम होगा। पवनें उच्च वायुदाब से कहां चलेंगी, निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी, मतलब दिल्ली से अलवर शहर की ओर चलेंगी। लेकिन रास्ते में दिल्ली से अलवर शहर की ओर चलने पर रास्ते में कौन आता है, भिवाड़ी आता है। तो दिल्ली से चलने वाली ये पवनें जो हैं ये पहले भिवाड़ी को इफेक्ट करेंगी और उसके बाद फिर कहां आएंगी, अलवर आएंगी। तो इन पवनों की गति भिवाड़ी में ज्यादा होगी या अलवर में ज्यादा होगी। तो देखो निश्चित रूप से इन पवनों की गति भिवाड़ी में ज्यादा होगी बजाय किसके, अलवर शहर के। तो उस परिस्थिति में हम देख सकते हैं कि चूरू जो जिला है परिस्थिति पैदा करता है, चूरू जिला झेलना पड़ता है किसको, श्री गंगानगर को। परिस्थिति पैदा करता है अलवर शहर और झेलना पड़ता है किसको, भिवाड़ी को। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक जो आंधियां हैं वो कहाँ आती हैं, श्री गंगानगर जिले में आती हैं और न्यूनतम आंधियां जो है वो झालावाड़ जिले में आती हैं। देखो इस प्रकार दोस्तों इस चैप्टर की शेष 2 ऋतुएं, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु को मैं नेक्स्ट अगले लेक्चर में आपको लेके आऊँगा। तब तक आप इस लेक्चर को प्रॉपर देखकर एनालाइज करें। निश्चित रूप से आप अपने चैनल पे बने रहें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आगामी वीडियोज़ की सूचना आपको अवेलेबल मिल सके। धन्यवाद।